सर्दी आते ही कोहरा सड़कों पर मुसीबत बनता जा रहा है। कोहरे की वजह से सोनभद्र और पीलीभीत में हादसे हो रहे हैं। दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। हाईवे पर घना कोहरा बन गया जानलेवा। सर्दी आते ही सड़कों पर दुश्मन लौट आया है, जिसके साइड इफेक्ट्स भी सामने आने लगे हैं। अलग अलग शहरों में सुबह के समय यात्रा करना बेहद मुश्किल हो गया है, क्योंकि हाईवे पर घने कोहरे का पहरा रहता है। सोनभद्र में कोहरे की वजह से सड़क पर विजिबिलिटी काफी कम होने से हादसा हो गया। सोनभद्र जिले के दुद्धी कोतवाली क्षेत्र में कोहरे और रफ्तार का कहर देखने को मिला। एक तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक सवार को पीछे से टक्कर मार दी। सड़क पर कोहरा था, टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद घटनास्थल पर भीड़ जमा हो गई। सड़क पर जाम जैसे हालात हो गए। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर आधार कार्ड से मृतक की शिनाख्त हुई। इसके बाद उसके परिजनों को भी सूचना दी गई। बाद में शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पिकअप ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। जानकारी के मुताबिक दुद्धी कोतवाली क्षेत्र के जावर गांव से गुजरने वाली रीवा रांची मार्ग पर यह सड़क हादसा हुआ। घटना सुबह 6 बजे की बताई गई है। दुद्धी से जा रही पिकअप ने बाइक सवार को टक्कर मारी। बाइक सवार घुमा गांव का रहने वाला था। उसकी पहचान विश्वनाथ के तौर पर हुई है। अचानक हुए इस हादसे के बाद विश्वनाथ के घर पर कोहराम मच गया। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। बरेली पीलीभीत नेशनल हाईवे पर सुबह सुबह बड़ा हादसा हो गया। दिल्ली से पीलीभीत जा रही एक रोडवेज बस सड़क किनारे खड़े एक ट्रक में जा घुसी, जिसमें रोडवेज बस में सवार 12 यात्रियों को गंभीर चोट आई। सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। थाना जहानाबाद पुलिस ने बस में सवार सभी घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा। इसके अलावा पीलीभीत जहानाबाद हरिद्वार नेशनल हाईवे पर सड़क किनारे खड़ी एक ट्रैक्टर ट्रॉली में तेज रफ्तार डीसीएम ने टक्कर मार दी, जिसमें डीसीएम चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। सड़क पर हादसा होने के बाद काफी देर तक जाम लगा रहा। पुलिस ने क्षतिग्रस्त गाड़ियों को सड़क से हटवाकर जाम खुलवाया। हादसे के वक्त सड़क पर घना कोहरा बताया गया। सोनभद्र से रंगेश सिंह के साथ पीलीभीत से सैयद कयाम रजा की रिपोर्ट। न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। और घुसपैठियों को लेकर सीएम योगी के कड़े निर्देश। सीएम योगी ने अस्थायी डिटेंशन सेंटर बनाने को कहा है। घुसपैठियों को चिन्हित किया जाए और सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी डीएम को दिए निर्देश। घुसपैठियों के लिए डिटेंशन सेंटर बनाना होगा। ये सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से बड़े निर्देश दिए गए हैं घुसपैठियों को लेकर। राजीव हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजीव, क्या जानकारी? ये एक बड़ा कदम भी है घुसपैठियों को लेकर सरकार की तरफ से। अब देखिए, बीते दिनों देश की राजधानी दिल्ली में हुए बम ब्लास्ट के बाद जो सुरक्षा एजेंसियों द्वारा ऑपरेशन चलाया गया है, उसमें देश के विभिन्न राज्यों से बड़ी संख्या में घुसपैठियों पर कार्रवाई चल रही है। जिसके क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी उत्तर प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को ये सख्त निर्देश दिया है कि वो जो अवैध घुसपैठी हैं उनको चिन्हित किया जाए। चिन्हित करके उनके लिए ऑफ-साइट डिटेंशन सेंटर बनाया जाए। डिटेंशन सेंटर में रखे घुसपैठियों को उनके देश तत्काल वापस किया जाए और इस पूरे मामले को बेहद गंभीरता से अंजाम दिया जाए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने ये स्पष्ट किया है कि कानून व्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक समरसता सर्वोच्च प्राथमिकता है और इस प्रकार की अवैध गतिविधियों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसीलिए जो घुसपैठी हैं उनकी तत्काल पहचान की जाए, लगातार छापेमारी की जाए और जो संदिग्ध हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर उनके मूल देश भेजा जाए। जिसको लेकर उत्तर प्रदेश में अब एक बड़े स्तर पर अभियान चलाया जाएगा और उत्तर प्रदेश के हर जिलों में एक स्पेशल टीम गठन करके पुलिस प्रशासन की निगरानी में इन घुसपैठियों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी और इनको पकड़कर इनके अपने मूल देश वापस भेजा जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया राजीव तमाम जानकारी साझा करने के लिए। गोरखपुर में एक तेज रफ्तार बोलेरो कार हाईवे पर बेकाबू होकर पलट गई और टाटा मैजिक को जबरदस्त टक्कर मार दी। इस दौरान कार करीब 100 मीटर तक घसीटती चली गई। खौफनाक हादसा सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ। मामला बेलीपाड़ थाना के मजगावा फ्लाईओवर का है।
झांसी में जीआरपी ने कमाल कर दिखाया। ट्रेन और प्लेटफॉर्म से खोए हुए 224 फोन बरामद कर लिए हैं, जिनकी कीमत लाखों में है। देखिए। अगर किसी का फोन चोरी हो जाए या गुम हो जाए तो लोग पुलिस से शिकायत तो करते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग उसे वापस पाने की उम्मीद छोड़ देते हैं। लेकिन झांसी में उन लोगों के चेहरे पर फिर से खुशी लौट आई जिनका फोन या तो चोरी हो गया था या फिर गुम हो गया था। जीआरपी ने यात्रियों के खोए हुए इन फोन को बरामद किया, जिनकी कीमत लाखों में है। यात्रा के दौरान ट्रेनों और प्लेटफॉर्म पर गुम हुए मोबाइल फोन की बरामदगी के लिए जीआरपी ने काफी मशक्कत की। सर्विलांस की मदद से खास तरह का अभियान चलाया गया। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने झांसी भाग में दिवाली के पहले डिस्ट्रीब्यूट किए थे। उसके बाद 224 और जो गुमशुदा मोबाइल है ये बरामद हुए थे और इनका जो लगभग अनुमानित कीमत इनकी 27 लाख के आसपास। जिन लोगों के फोन खोए थे उन्हें फोन करके जीआरपी ने बुलाया। जिन फोन को पाने की उम्मीद लोग छोड़ चुके थे, उसे दोबारा पाकर उनके चेहरे पर मुस्कान लौट आई। अपने स्टेट से भी, स्टेट के बाहर से भी बरामद हुए हैं। तो हमारे यहाँ जितनी गुमशुदा की यहाँ पे रिपोर्ट थी उस पे हम लोगों ने देखा था और उसके बाद फिर सर्विलांस टीम और सभी टीमों के द्वारा ये किया गया है। कुछ लोगों ने बताया कि उनका फोन भीड़ में गुम हो गया था तो किसी ने चार्जिंग पर लगाकर फोन खो दिया। कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने फोन किश्त पर लिया था, फोन गुम हो चुका था लेकिन वो किश्तें हर महीने भर रहे थे। कईयों ने तो नया फोन भी ले लिया और कुछ लोग नया फोन लेने की सोच रहे थे। फोन पाकर सभी ने जीआरपी का आभार जताया। झांसी से अभय श्रीमाली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी, उत्तराखंड। अयोध्या में वो क्षण बहुत ही निकट आ जाता रहा है जब निकट आ रहा है प्रभु श्री राम के धाम में धर्म ध्वजा जब लहराई जाएगी और देश दुनिया इसकी गवाह बनेगी। रामनगरी में ध्वजारोहण की जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। अनुष्ठानों का दौर लगातार जारी है। देखिए रिपोर्ट। सियावर रामचंद्र की। प्रभु श्री राम के धाम में भक्ति और उल्लास चरम पर है। फिजा में राम नाम की धुन है। श्रद्धालुओं की भीड़ में उत्साह का अद्भुत संगम दिखाई दे रहा है। कुछ ही वक्त शेष रह गया है जब राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वज लहराएगी। ध्वजारोहण के पल को जीने के लिए हर कोई बेताब है, क्योंकि वो भी हर राम भक्त को गौरवान्वित करने वाला क्षण होगा। अभिजीत मुहूर्त में दोपहर 12 से 12:30 बजे के बीच मंदिर के मुख्य शिखर पर भव्य धर्म ध्वज शान से लहराएगा। मंदिर के मुख्य शिखर पर 161 फीट की ऊंचाई पर स्थापित ध्वज स्तंभ पर पीएम मोदी ध्वज का अनावरण करेंगे। इस पल का साक्षी बनने के लिए हर कोई बेकरार है। भक्तों में गर्व की लहर दौड़ रही है। ध्वजारोहण कार्यक्रम को लेकर रामनगरी में अद्भुत उत्साह है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब एक और बड़ा आयोजन होने जा रहा है। यह आयोजन राम राज्य की स्थापना के प्रतीक स्वरूप भी देखा जा रहा है। राम का मंदिर राष्ट्र का मंदिर है और शायद यही वजह है कि अब राम मंदिर ट्रस्ट का दावा है कि जिस समय देश के प्रधानमंत्री राम मंदिर के शिखर पर विजय ध्वज लहराएंगे, उसी समय भारत के सभी प्रमुख मठ मंदिरों के विजय ध्वज बदले जाएंगे। राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा का दावा है कि कई मंदिरों के लोगों ने उनसे संपर्क किया है। जब देश के प्रधानमंत्री 25 नवंबर विवाह पंचमी को शुभ मुहूर्त में राम मंदिर की पूर्णता के संदेश को देते हुए एक विजय ध्वज जो राम मंदिर के शिखर पर लहराएंगे, उसी समय देश के सभी प्रमुख मठ मंदिरों से के शिखर बदले जाएंगे। क्योंकि उस दिन दूरदर्शन उसका जीवंत प्रसारण करने वाला है, जिसका सभी चैनलों पर
वो लिंक दे करके देंगे और सभी लोग उसको प्रसारित करने वाले हैं जो जहाँ हैं अपने घरों में उस कार्यक्रम को देख सकेंगे। ये कार्यक्रम प्रातःकाल 11 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक श्री राम जन्मभूमि परिसर में संपन्न होगा। राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण का पूर्वाभ्यास किया गया। मंदिर परिसर में मौजूद लोगों में खुशी का ठिकाना नहीं रहा। 25 नवंबर विवाह पंचमी के दिन अयोध्या के प्रतिष्ठित मंदिरों से राम बारात का आयोजन होगा, जिसमें ढोल, करताल, मृदंग के साथ राम बारात निकलेगी। बड़ी संख्या में लोग रामलला के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। हम सभी लोग जो है जो अपने काशी प्रांत के 12 विभागों से आने वाले जो कार्यकर्ता बंधु हमारे अतिथिगण हैं, उनकी सुरक्षा हेतु, इनको आवास व्यवस्था हेतु और उनका सुगम दर्शन और इस कार्यक्रम 2019 कार्यक्रम में जो लोग आने वाले हैं उनको हम सब लोग अच्छी से अच्छी व्यवस्था दे सके, इस नाते इस आवास व्यवस्था का ये कार्यालय बनाया गया है। तो आप लोग कितने उत्साहित हैं? इतने ज़्यादा उत्साहित हैं कि हम लोग अब यहाँ पे आए हैं श्री राम लला जी का नारा लगाने, जय श्री राम जय श्री राम। और इतना ज़्यादा उत्साह है हम लोगों के अंदर कि सब लोगों का हमें सेवा करने का अवसर मिल रहा है और सब लोगों का मतलब सेवा करेंगे। ध्वजारोहण से पहले 24 नवंबर तक अनुष्ठानों का दौर चलेगा। राम मंदिर की यज्ञशाला सहित पूरे परिसर के मंदिरों में महायज्ञ और विशेष अनुष्ठान जारी रहेंगे। ध्वजारोहण के दिन यानी कि विवाह पंचमी के सुबह यह धार्मिक अनुष्ठान समाप्त होगा, जिसके बाद ध्वजारोहण होगा और मंदिर पूर्णता का संदेश देश के प्रधानमंत्री अयोध्या से पूरे विश्व को देंगे। यज्ञ कर्म प्रारंभ होने के पश्चात अगले 25 तारीख तक ये कार्यक्रम चलेगा। सभी मंदिरों में पूजन, यज्ञ, हवन, ये अनुष्ठान 5 दिनों का अनुष्ठान है। अनुष्ठान काशी और अयोध्या के अर्चकों की अगुवाई में किए जा रहे हैं। 7,500 विशेष मेहमान इस आयोजन के साक्षी बनेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी, उत्तराखंड। अयोध्या में ध्वजारोहण में शामिल होने के लिए आ रहे मेहमानों के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। वहीं पर सड़कों पर रंग रोगन का काम भी चल रहा है। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। अयोध्या सज रही सारी, बना है राम का मंदिर। इस बड़े आयोजन के मौके पर देश दुनिया से आने वाले मेहमानों के स्वागत के लिए विशेष टेंट सिटी बनाई गई है। करीब 3000 मेहमानों के ठहरने के लिए टेंट सिटी बनाई गई है। टेंट सिटी कार सेवकपुरम और तीर्थ क्षेत्रपुरम में बनाई गई है। यहाँ अभी आप बता रहे थे 4 नगर हैं, कौन कौन से नगर हैं, उसमें कौन कौन लोग रहेंगे? माताएं बहनों के रहने के लिए जो नगर है उसका नाम है वैदेही नगर, और एक दूसरा नाम है रघुनंदन नगर। राम जी को हम एक नाम रघुनंदन इस नाम से भी जानते ही हैं। और तीसरा एक नगर है उसका नाम है सौमित्र नगर। लक्ष्मण जी को एक सौमित्र के नाम से भी सब जानते ही हैं। और चौथा नगर है वो भरत शत्रुघ्न नगर। ऐसे 4 नगर हमने बनाए हैं। राम नगरी सज धज रही है। सड़कों के डिवाइडरों को पेंट किया जा रहा है, जिससे रौनक बढ़ गई है। देख सकते हैं कि ये जो डिवाइडर है इसको भी बढ़िया से चमकाया जा रहा है, इसको पेंट किया जा रहा है। समय समय पर पेंटिंग होती रहती है, लेकिन इस कार्यक्रम से ठीक पहले इस पूरी अयोध्या को सजाया जा रहा है, संवारा जा रहा है और निश्चित तौर पर इससे लोगों को रोजगार भी मिला हुआ है। आप देखिए कितना खूबसूरत तरीके से काले और सफेद रंग में इस पूरे डिवाइडर को पेंट किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं, उन्हीं के स्वागत में ये सारा कार्य किया जा रहा है और बहुत अच्छा है। अच्छा, हमारा शहर जो है पहले से बहुत ज्यादा खूबसूरत बन चुका है। पीएम हेलीपैड में उतरेंगे। साकेत महाविद्यालय से प्रभु श्री राम मंदिर के गेट संख्या 11 तक सड़कों के किनारे तिरंगे और फूलों से शोभा बढ़ाएंगे। पूरा क्षेत्र पुष्प से सुसज्जित रहेगा। अगर इस तरफ आप देखेंगे तो यहाँ से वो जाएंगे
और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे ठीक हमारे दाहिने तरफ, तो इस तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं और यहाँ पूरे रास्ते में आप देख सकते हैं कि ये बल्लियां लग चुकी हैं। अगर हम आपको दिखाएं तो ये बल्लियां लग चुकी हैं। यहाँ अयोध्या वासी दोनों ही किनारों पर खड़े दिखाई देंगे आपको और पुष्प वर्षा करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करेंगे। अर्थात पूरा मार्ग उत्सव का दृश्य प्रस्तुत करने वाला है। रामनगरी में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। शहर के सभी प्रमुख प्रवेश द्वारों पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। प्रवेश द्वार है, यानी कि इसको निषाद राज चौराहा कहेंगे। इस चौराहे पर अब इस समय चेकिंग चल रही है और बाकायदा देखिए जिन गाड़ियों पर काली फिल्म लगी है उनको निकाला जा रहा है। गाड़ियों की तलाशी हो रही है। ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि जो भी व्यक्ति इस गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं वो कौन है और कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। हम लोग पूरे श्रद्धालुओं की सुविधा को के दरमियान उनको ध्यान में रखते हुए चेकिंग कर रहे हैं। जो इस तरह गाड़ियाँ हैं, जो परिवारवार लोग हैं, उनकी सभी सुविधाओं का ख्याल रखते ही चेकिंग की जा रही है। गाड़ियों पर इस बात की सुनिश्चितता की जा रही है किसी का सुविधा ना। लेकिन एक बार हम आपको दिखाएंगे, देखिए ये हाईटेक कैमरे लगे हुए हैं जो गाड़ियों को काफ़ी दूर से स्कैन कर रहे हैं और इसके साथ ही कंट्रोल रूम में बैठा हुआ बंदा गाड़ियों पर आने जाने वाले लोगों पर नजर रख रहा है। श्री राम के धाम में उत्सव शुरू हो गया है। अब इंतजार है ध्वजारोहण का। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी, उत्तराखंड। जगतगुरु स्वामी राघवाचार्य ने कहा है कि धर्म को आज रक्षा की जरूरत है और जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। उन्होंने कहा कि धर्म एक होता है, दो नहीं। हमारे यहाँ सूक्ति कही जाती है, धर्मो रक्षति रक्षिता। जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। धर्म एक ही होता है, धर्म दो नहीं होता। भले आज दुनिया में लोग, विचारक लोग कहें ये धर्म वो धर्म वो धर्म, दुनिया में विश्व में 6 धर्म हैं, 8 धर्म हैं, 5 धर्म हैं, लेकिन धर्म सदा एक ही होता है। धर्म दो हो नहीं सकता, क्योंकि एक से भिन्न जो होगा फिर वो अधर्म होगा, धर्म नहीं होगा। तो धर्म इस धरती पर एकमात्र धर्म सनातन धर्म है, जो वैदिक धर्म है, जो अनादिकाल से है। तो सनातन धर्म की जो परिकल्पना है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्, उसी मार्ग पर हम चल रहे हैं। और राम राज्य की हम पूर्ण परिकल्पना तो इस कलयुग में नहीं कर पाएंगे निश्चित रूप से, ये हमको कहने में संकोच नहीं है, क्योंकि राम राज्य तो राम जी के ही राजा बनने पर संभव है। आप अगर हॉस्पिटल बनाएंगे तो सिर्फ हॉस्पिटल बनेगा, आप स्कूल बनाएंगे तो सिर्फ स्कूल बनेगा। जब आप मंदिर बनाते हैं तो वहाँ 5 स्टार होटल्स बनते हैं, वहाँ मार्ग प्रशस्त होता है, वहाँ ट्रांसपोर्टेशन का काम बढ़ता है, वहाँ लोगों को आवागमन की व्यवस्था बनती है। तो ये चौतरफा विकास है। आपके पास आंख है, विजन नहीं है, तो मुझे लगता है महापुरुषों को सुनिए। महाराज श्री कथा कर रहे हैं, आइए बैठिए। महाराज श्री की कथा में राम कथा कहते नहीं है, ये कानों से दिखाते हैं। तो ऐसे महापुरुषों के आसपास रहे। और खेसारी लाल यादव तो बहुत सन्निकट है महाराज श्री के, बहुत पास में रहते हैं। तो मुझे लगता है कि धर्म बढ़ेगा तो विकास बढ़ेगा। ठंड के साथ वाराणसी में जू में जानवरों की सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। उनके खान पान का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। ठंड के दस्तक देने के बाद से ही चिड़ियाघरों में भी वन्य जीवों की देखभाल के लिए ज्यादा इंतजाम किए जाने लगे हैं। सारनाथ मिनी जू में भी तैयारियां तेज हैं। तापमान में गिरावट का असर जानवरों के स्वास्थ्य पर नहीं पड़े, ऐसे में उनके खानपान से लेकर रात्र में विश्राम तक की व्यवस्था बदल दी गई है। जू प्रशासन ने खाने में जरूरी पोषक तत्व बढ़ाते हुए नया विंटर डाइट चार्ट भी लागू कर दिया है। के जानवरों को बचाने के लिए इसमें 2 तरह के जानवर रखे गए हैं। एक तो डियर, एक तो चीतल है और दूसरा काला हिरण है। ये दोनों को हम लोग गर्मी सर्दी के हिसाब से हम लोग डाइट का प्रयोग किए हुए हैं। जैसे सर्दियों में हम लोग जैसे पत्ती को डालते हैं, नीम का पत्ती डालते हैं ताकि उसका मेडिसिन का काम करता है। और उसके बाद में डॉक्टर के सलाह से उसमें जो दवाई जो हम लोग बताते हैं उसके अनुसार दवा जो है मिला करके उसके खाने में मिला करके चने वने में उनका जो देते रहते हैं। वाराणसी में मिनी जू में हिरण समेत मगरमच्छ, घड़ियाल, हवासील, सारस और दूसरे जलीय पक्षियों के खाने की मात्रा को कम किया गया है। हिरणों के लिए अजवाइन, गुड़ समेत नीम की पत्ती, तो वहीं मगरमच्छ और घड़ियाल को अब हफ्ते में 6 दिन ही मांस दिया जाएगा।
हवासील, सारस और सफेद सारस को रोज 300 की जगह 200 ग्राम मांस दिया जाएगा ताकि पाचन तंत्र सर्दी में ठीक रहे। मगरमच्छ को ठंड से बचाने के लिए हम लोग उसका जो है पानी को हमेशा नया बदलते रहते हैं, हफ्ते में एक बार बदलते रहते हैं और उसमें चूड़े वूड़े का प्रयोग करते हैं ताकि पानी साफ रहे। और उनको खाने पीने के लिए हम लोग एक जानवर को प्रति 2 किलोग्राम मछली देते हैं। सप्ताह में एक दिन का उपवास किया जाता है ताकि इनको जो डाइजेशन हमेशा पेट में उनका बना रहे, संतुलित बना रहे। छोटी जो चिड़िया हमारे हैं केजों में छोटी रखा गया है, जैसे आपका काकाटील है, बजरी है, लव बर्ड है और सन पैराकीट है। इनको ठंडी से बचाव के लिए हम लोग जो छोटी केज के चारों तरफ से हम लोग ग्रीन पट्टी का प्रयोग किए हैं ताकि ठंडी हवा अंदर न जा सके। ये डाइट चार्ट खासकर सर्दियों के लिए तैयार किया गया है, जिसमें भोजन के साथ साथ समय पर दवाइयां देना भी शामिल है। इस तरह जू में रहने वाले जानवरों का ठंड से बचाव किया जाएगा। वाराणसी से रवि पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी, उत्तराखंड। सूरज निकलता है तो रोशनी, ढलता है तो अंधेरा, लेकिन अगर यही अंधेरा किसी के जीवन पर भारी पड़ जाए तो नैनीताल के धारी गांव के 3 भाइयों की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। देखिए। नैनीताल के धारी गांव के बलवंत, गौरव और कपिल नाम के 3 भाई दुर्लभ बीमारी से जूझ रहे हैं। इनकी आंखों की रोशनी सूरज पर टिकी है। शाम ढलते ही अंधेरे में खो जाते हैं। बचपन से ही इस बीमारी ने इनके सपनों को तोड़ दिया। शरीर थुलथुला हो गया और हाथ पैरों में अतिरिक्त उंगलियां भी हैं। परिवार की चिंता बढ़ती जा रही है। मतलब आज तक तो किसी ने चिंता नहीं करी कि ऐसे हैं वैसे हैं करके। फिर बाद में जब बड़ा हो गए तब पता चला कि आँख नहीं होते, वो नहीं करते हैं। सरकार से जो सेवा कर दे वो मांग है। आज तक तो कुछ नहीं हुआ और ऐसे काम करते हैं, क्रेशर में जाते हैं और कुछ काम नहीं कि जो आया वैसे चले गए और कोई किसी ने सहायता नहीं करी अभी तक। ये तीनों भाई लॉरेंस मून बेडिल सिंड्रोम नाम की दुर्लभ आनुवंशिक बीमारी से पीड़ित हैं। इसमें आंखों की रॉड कोशिकाएं काम करना बंद कर देती हैं, जिससे रात में दिखना बंद हो जाता है। 2017 से इलाज की लाख कोशिशें हुई लेकिन नाकाम रही। उम्र बढ़ने के साथ मोटापा और बाकी बीमारियों का खतरा भी बढ़ता चला गया है। फिलहाल इन्हें विकलांग पेंशन मिल रही है लेकिन इलाज के लिए नाकाफी है। और ये 26वां साल लग गया मेरे बेटे को। सबको बोर्ड भी दिया, आज तक किसी ने कुछ नहीं किया मेरा, क्योंकि आज तक मेरे बच्चों की कुछ मदद नहीं है। पिल्सन लगाई किसी ने बस। शाम ढलते ही, सूरज ढलते ही इनको दिखना बंद हो जाता है, तो इनको बड़ी समस्या है, परेशानी है। देखो रोजगार है नहीं इनके पास और आय के स्रोत भी नहीं है, तो इनको सरकारों को भी और जो हमारी इनकी जो आंखों की रोशनी, अब ये कोई ऐसा इनको दोबारा आय, रोशनी आए या इनको रोजगार इस तरह मिले जिससे ये अपना घर बार चलाए, इसकी माताजी की जो पीड़ा है वो भी कम हो। इन तीनों भाइयों के सपने अंधेरे में कहीं खो गए हैं। सरकार, सांसद और विधायकों को आगे आकर मदद करनी चाहिए ताकि इनके जीवन में फिर से उजाला लौट सके। कहानी फिल्मी जरूर लगती है लेकिन तीनों भाइयों के जीवन में अंधेरे के सिवा और कुछ नहीं है। जरूरत है देश के बड़े संस्थानों को इस पर रिसर्च करें, इस बीमारी का इलाज खोजें और इन 3 भाइयों की आंखों की रोशनी लौटाने के लिए मेहनत करें ताकि धारी गांव के तीनों बच्चों की जिंदगी में भी रोशनी लौट सके। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18, धारी गांव, नैनीताल।